व्हाइट स्टोन सेतु बहुत ही पॉपुलर मतलब एक क्वेश्चन है ये फिजिक्स में 12th की, जो एक्चुअली मोस्टली बोर्ड में पूछा गया है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक का नाम है व्हाइट स्टोन, और ये सेतु तुम जानते हो, सेतु का मतलब होता है पुल। ये सब चीज़ समझ में आएंगी। पुल, व्हाइट स्टोन, ब्रिज इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो है क्या चीज़ ये एक्चुअली? व्हाइट स्टोन ने एक 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसा वैद्युत परिपथ बनाया कि उसकी सहायता से हम किसी अज्ञात एक प्रतिरोध, कोई उसमें अज्ञात है, उसका जो है वो वैल्यू वो निकाल सकते हैं। तो क्या सिद्धांत है, किस तरह से काम करता है, क्या इसका प्रैक्टिकल है, सब कुछ। तो व्हाइट स्टोन सेतु की अगर मैं बात करूं तो 4 प्रतिरोध इसमें एक चतुर्भुज की तरह से जो है वो जोड़े गए हैं। ये बोल रहे हैं व्हाइट स्टोन कि अगर 4 प्रतिरोध किसी वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जुड़े हों, या हम जोड़ लें कि वो एक चतुर्भुज की रचना करते हों, और इस चतुर्भुज के किन्हीं 2 विपरीत कोनों के बीच, ये 2 विपरीत कोने हैं, एक इसके बीच और ये वाला, ठीक है, किन्हीं 2 विपरीत कोनों के बीच एक वैद्युत धारा स्रोत जोड़ दे, कोई बैटरी वगैरह ऐसे, और जो 2 विपरीत कोने बचे उनके बीच में कोई गैल्वेनोमीटर, धारा मापी अगर जोड़ दें, ठीक है सर। तो ये व्यवस्था जो है ये क्या कहलाती है? व्हाइट स्टोन सेतु। अगर 4 प्रतिरोध, उनकी वैल्यू हो कुछ भी हम रखेंगे, और वो मिलकर एक चतुर्भुज, जैसे मान लीजिए कि ABCD इसकी रचना करते हो, ठीक है। बुक्स में इन प्रतिरोधों के मान भी दिए हुए हैं, नाम भी दिए हुए हैं कि वो इनको इस तरह से मान रहा है PQR और S, ठीक। तो ये वो 4 प्रतिरोध हैं PQRS कि हमने इन्हें जोड़ के क्या बना लिया? चतुर्भुज। मेन बात जो है, मेन बात ये है कि चतुर्भुज के विपरीत कोनों के बीच में एक विद्युत धारा स्रोत लगता है, विपरीत कोनों के बीच में, ठीक है। बुक में जैसा फोटो बनाया गया है वैसा बनाऊंगा मैं आपका। और जो 2 शेष कोने बचे उनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक व्यवस्था है जो धारा मापती है, हिंदी में बोलते हैं इसे धारा मापी। ये धारा मापेगा जो इसमें बहेगी, ठीक है। तो इसने ये क्या कहा है कि अगर कहीं ऐसा हो रहा हो कि ये 4 प्रतिरोध इस कंडीशन में जुड़े हों कि विपरीत कोनों पे 2 बैटरी और 2 विपरीत कोनों पे के बीच क्या? गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न हो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, यहाँ उसमें 0 हो, और वो जो है इस तरह से वैल्यू बताता है माइनस प्लस की तरफ। तो 0 पे अगर ये सेट है तो फिर उसने ये बताया कि 100% ऐसा होगा कि ये जो चतुर्भुज है इसकी संयुग्मी भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात वो इक्वल रहता है दूसरी संयुग्मी भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के, ठीक है। देखो क्या है, पहले मैं बता रहा हूँ आपको। इसे लिखने के लिए ये नियम जो है, या इसका मतलब सिद्धांत समझ लो आप, या रूल समझ लो, या सिद्धांत, तो वो 2 चीज़ों पे आधारित है। पहले में उसकी कुछ शर्त है, कंडीशन, और उसके बाद वो नियम दिया उसने एक। तो क्या शर्त है? शर्त तो यह है कि यदि 4 प्रतिरोध एक ऐसा वैद्युत परिपथ बनाते हो आपस में जुड़ के बंद कि वो एक चतुर्भुज की रचना बन जा, उस चतुर्भुज के किन्हीं 2 विपरीत कोनों के बीच में एक वैद्युत धारा स्रोत जोड़ा जाए, और शेष 2 जो कोने बचे उनके बीच में एक धारा मापी जोड़ा जाए। तो ये तो है शर्त। उसके बाद ये नियम चलता है कि यदि 2 सर ऐसे नियम है कि, देखो मैं इसे भी लिखवाऊंगा पूरा ही तो चलो इसे लिख लो। मैंने बोला आपको नोटबुक रखा करो एक साथ में और एक पेन, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद तो मैं बता रहा हूँ। पहले शर्त बताई मैंने, अब मैं नियम बता रहा। तो नियम 2 तरह से है कि यदि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है, या तो ऐसे बोल लेंगे यदि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है, उन कंडीशन में जो मैंने ऊपर बताई, लेकिन ये भी बताऊँगा, लिखवाऊँगा उसे भी। यदि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है तो ये बोल रहा है कि इन भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो है, संयुग्मी भुजाएं, जैसे कि ये वाली भुजा है 2, जैसे कि ये वाली भुजा है 2, देखो किस तरह से है। तो फिर वो ये बोल रहा कि ये भुजा है देखिए AB। तो यदि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है तो उस टाइम पर ये माना जाता है कि संतुलित है। ये व्हाइट स्टोन 2 कंडीशन में है, संतुलित है या नहीं है, लेकिन दोनों कंडीशन में कहलाता व्हाइट स्टोन सेतु ही है। ये संतुलित हो या ना हो क्या कहलाता है? व्हाइट स्टोन सेतु। तो दोनों ही कंडीशन हम देख कर चल रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं पूरी की पूरी बात तो पाऊंगा, आपको थोड़ी सी बात समझानी है। तो संतुलित के लिए कंडीशन पहली नंबर 1,
यदि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है तो क्या माना जाएगा कि यह संतुलन की अवस्था में है। और इस पोजीशन में भुजा ए बी का प्रतिरोध, देखो ये नियम है, भुजा ए बी का प्रतिरोध, जैसे कि मैंने वो ए बी सी डी मान लिया इस हिसाब से, तो अपॉन भुजा ए बी का प्रतिरोध अपॉन भुजा ए डी का प्रतिरोध, संयुग्मी भुजाएं, तो भुजा ए डी का प्रतिरोध किसके एकपल होगा, जो शेष दो संयुग्मी भुजाएं बची उनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर। तो भुजा बी सी का प्रतिरोध, ठीक है, देखो ये वाली होगी ना, ये संयुग्मी होगी तो ये संयुग्मी होगी, तो भुजा बी सी का प्रतिरोध और अपॉन भुजा ए डी का प्रतिरोध। तो ये रूल है भुजा ए डी का प्रतिरोध, ठीक है। इसे हम डिटेल में समझेंगे, देखो किस तरह से ये मतलब आखिर क्या चीज़ बन के आई वो, कि ये बन के आ गया कि P अपॉन क्यू, जैसे इसमें बन रहा P अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, या कह लो कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो ये रूल नहीं, हालांकि जैसे बुक्स में दे रखा आपको पता P अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, तो ये नियम नहीं है, नियम तो ये है जो मैंने ये लिखा आपका यहाँ से, नियम तो ये है। ये तो आपके कोई R1 R2 R3 R4 ऐसा भी मान सकता है, तो फिर सीधी सी बात है ये रूल ऐसा हो जाएगा कि R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। तो इससे इसे रूल नहीं बोल रहे हम, रूल ये है। और वो भी किस कंडीशन में, अगर इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। शून्य विक्षेप का मतलब क्या है, अगर इसमें कोई विक्षेप है तो धारा बहेगी तो विक्षेप होगा, सीधी सी बात है, किधर भी हो, ठीक है। वो तो बस ये है कि इधर से धारा जा रही है इधर से, तो विक्षेप उसी हिसाब से इधर उधर हो सकता है। लेकिन अगर धारा नहीं बह रही है ना इधर से ना इधर से, तो उसमें विक्षेप क्या होता है, जीरो। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में इसको क्या बोलते हैं हम, शून्य विक्षेप की स्थिति। प्रयोग में यूँ ही देखना होता है हमें। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में हम इस सेतु को बोलते हैं कि यह एक संतुलित व्हाइटस्टोन सेतु है, और उस कंडीशन में संयुग्मी भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात इक्वल होता है। तो इसे 1 मिनट में मैं लिखवा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट बाद में लिखूँगा, पहले समझते हैं देखो है क्या चीज़ ये। ओके, तो मैं एक असंतुलित व्हाइटस्टोन सेतु देख रहा हूँ और उस संतुलन के लिए शर्त देखूँगा, फिर क्या होगी, मतलब वो चीज़ें कि व्हाइटस्टोन के दिमाग में ये बात कहाँ से आए कि हाँ हम इसका ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो मैं जैसे किताब में कुछ बना रखा, मैं ऐसा ही बना लिया इस बार आपका ये। तो ये एक 4 प्रतिरोधों का क्या है हजूम है, P Q R और S, और ये एक चतुर्भुज की संरचना में हमें दिखाई दे रहे। देखो आप देख रहे होगे कि एक चतुर्भुज की संरचना में है। तो विपरीत कोणों के बीच तो बैटरी जोड़नी, जब बाद में नियम लिखवाऊंगा जब देखियो आप किस तरह से होगा। ये फिलहाल मैंने एक कुंजी जोड़ दी, क्यों जोड़ दी, केवल ये बाद में बताऊंगा। तो A और C, A B C बुक के हिसाब से बिल्कुल D, तो A और C के बीच में एक धारा स्रोत जोड़ दिया एक कुंजी के साथ, ठीक है जी। चलो ये जोड़ दिया मैंने, और जो दो शेष विपरीत कोणे बचे मेरे बीच B और D, तो इनके बीच में जोड़ दिया मैंने एक धारामापी। धारामापी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर G। ओके, ये हो गया। तो अभी मैं उस कंडीशन में से लेकर चल रहा हूँ कि मान लीजिए है असंतुलित है, ठीक है। मान लीजिए यह सर्किट में जो व्हाइटस्टोन सेतु है वो क्या है, असंतुलित है, मतलब इसमें भी करंट फ्लो हो रहा। ओके, तो फिलहाल जब करंट फ्लो होगा तो मैं देखता हूँ किरचॉफ के 2 नियम है मेरे पास, धाराओं का नियम और वोल्टता का नियम। तो धाराओं के नियम से मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ अपने करंट को। मेरा करंट चला यहाँ से, ये करंट है I। ओके, जैसे मैं यहाँ पहुँचता हूँ ज्वाइंट पे, वहाँ ज्वाइंट का ही खेल है देखो। तो धाराओं का नियम, मैं सपोज करो इधर को करंट ले लेता हूँ I1 और इधर को करंट ले लेता हूँ I2। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि I1 प्लस I2 बराबर I। ये निश्चित हो गया कि मेरा करंट I जो है वो 2 हो गया, I1 और I2। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ, इस ज्वाइंट पे पहुँचता हूँ। तो इस ज्वाइंट पे जब I1 आता है मेरा यहाँ से, तो यहाँ भी कुछ जाना है इधर। तो मान लीजिए इधर जो करंट है मेरा वो मान लीजिए I3, क्योंकि I1 I2 में मान चुका हूँ, तो मैं इसमें क्या मान लूँगा, I3। तो इसमें कितना करंट हो गया, वही धाराओं का नियम, I1 इधर से आया, I3 चला गया इधर, तो I1 माइनस I3। इसमें करंट आ गया I1 माइनस I3। यहाँ तक ये करंट आ रहा I1 माइनस I3। ओके, अब मैं इधर आ गया तो करंट मेरा I2 चला। जैसे मैं इस ज्वाइंट पे पहुँचता हूँ तो इधर से करंट आ रहा है I3, तो I2 प्लस I3, इसमें जो करंट हुआ मेरा वो हो गया I2 प्लस I3। और जैसे ये करंट यहाँ पहुँचता है
तो इधर से I1 माइनस I3, इधर से I2 प्लस I3, तो I3 क्या कैंसिल, तो इसमें करंट रह गया I1 प्लस I2 यानी कि I। ये हो गया जी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे करंट का धाराओं के नियम से। ठीक है, ओके, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि करंट किस शाखा में किस तरह से चल रहा है। मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बुक्स में नहीं है कि बंदे के दिमाग में क्या आएगी, किस तरह से मैं एक ऐसा रिलेशन ढूंढ सकता हूँ कि जिससे मैं एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकता हूँ। चलो खैर, ये प्रतिरोध है मान लीजिए इसका जी। अब मैं लगाता हूँ उसमें किरचॉफ का वोल्ट का नियम। धाराओं के नियम से तो मैंने ये सब अपना जाल फैला लिया। अब मैं अगर वोल्टता का नियम लगाता हूँ इसमें, वोल्टेज लॉ ऑफ किरचॉफ, तो यानी कि समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। ये लगता है एक पास में, तो यहाँ मैं पास क्योंकि देखता हूँ मैं पास कौन कौन से मैं बना सकता हूँ यहाँ से, तो उन पास में फिर इसीलिए हमको मैं लागू करता हूँ। देखो मेरे पास पास बन रहे हैं कुछ, एक पास ये है मेरे पास ABDA ये वाला पास। तो पहले मैं इसी पास में लगाता हूँ अपना रूल। यहाँ से मैं चला तो I1 गुणा P, देखो क्या नियम है तुम्हें पता होगा, करंट की रेजिस्टेंस में गुणा करते चले जाओ, तो I1 गुणा P, ये बन गया I1 गुणा P। फिर मैं आगे चलता हूँ, इधर आया तो I3 गुणा G, ओके, ये हो गया प्लस I3 गुणा G। फिर मैं जब इधर आता हूँ यहाँ से ज्वाइंट से इधर, तो देखो करंट इधर से आ रहा है, तो ये I2 और गुणा R, ये आ गया माइनस के साथ, माइनस I2 और गुणा R और बराबर समेशन E। तो समेशन E जब मैं देखता हूँ कि पूरे के पूरे परिपथ में इसमें यहाँ से पास में कोई भी सेल नहीं जुड़ी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी, 0। ये होगी मेरी एक इक्वेशन। ये पास था मेरा कौन सा, मैं लिख देता हूँ इसे, तो पास था मेरा ये लूप पास, एक ही बात होती है ABD और फिर वापस यही बिंदु लिखना पड़ता है A। तो ABDA से मेरी एक इक्वेशन आ गई। देखो इसके दिमाग में I क्या होगी, ओके। मैं इस पास में लगाता हूँ अपना रूल दूसरे में, तो मैंने एक पास हो लिया यहाँ से, इस बार पेंसिल चेंज कर देता हूँ दूसरे पास के लिए। तो दूसरा पास है मेरे पास BCDB, ये हो गया मेरे पास BCDB। इसमें फिर मैंने रूल लगाया, तो देखिए करंट और गुणा प्रतिरोध, तो I1 माइनस I3 और गुणा Q। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक आगे जब ऐसे चलता हूँ मैं इधर, तो करंट इधर से जा रहा है ये वाला I2 प्लस I3 और गुणा S, क्योंकि प्रतिरोध कितना है S प्लस के साथ, नो माइनस के साथ। जब मैं पेंसिल ऐसे लेकर आ रहा हूँ और करंट ऐसे जा रहा है तो माइनस के साथ, मैंने वीडियो में पिछले सब समझा रखा आपको। तो ये हो गया माइनस के साथ I2 प्लस I3 और गुणा में आ गया इसकी S। अब फिर इधर आते हैं, ऐसे जब जाते हैं तो करंट फिर उधर से आ रहा और हमारी पेंसिल इधर से जा रही, तो फिर माइनस के साथ I3 गुणा G, प्रतिरोधी गुणा करंट में, तो नफी का I3 गुणा G और बराबर, क्योंकि इस पास में भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ है, तो ये भी किसके पल आ गया, 0 के। एक असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए मेरे पास दो समीकरण आ गए। ये देखो, एक समीकरण मान लो ये है समीकरण नंबर 1 और एक समीकरण ये है समीकरण नंबर 2। अब उसने भी यही समीकरण बनाई होंगी 100%। देखो क्या दिमाग में है उसके थोड़ी देर के लिए, तो उसने ये काम करा, इसमें देखो ही मिटा रहा है यहाँ से। उसने कहा कि मैं यदि इसमें I3 की वैल्यू 0 कर दूँ, यानी मैं अगर कुछ ऐसा करूं कि इसमें मान लीजिए कोई करंट नहीं है, तो I3 की वैल्यू क्या कर दी उसने, 0। अब मैं इन सब समीकरणों में I3 की वैल्यू 0 करके देखता हूं, तो देखो ये 0, ओके, ये 0 आपका, ये 0 और ये 0। तो जब ये 0 हो गए तो क्या क्या बचता है, समीकरण 1 देखो आपकी क्या बची, तो वो आ गया I1 गुणा P और माइनस का I2 गुणा R इज इक्वल टू 0, ओके। चलो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 देखो, I1 गुणा Q नफी I2 गुणा S, बाकी सब 0 हो गया, तो यह आ गई I1 गुणा Q और माइनस I2 गुणा S बराबर 0। दो इक्वेशन आ गई। देखो क्या आसान हो गया बिल्कुल, ये इसके इक्वल होगी। जैसे मैं यहाँ से इसे इधर ले जाता हूँ 0 फिनिश, तो ये क्या हो गया बराबर। जैसे इसे इधर ले जाता हूँ तो ये क्या हो गया बराबर। दोनों को जैसे ही मैंने डिवाइड की, समीकरण 1 समीकरण 2, तो I1 I1 I2 I2, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दिया, तो ये क्या चीज़ निकल कर आ गई। देखो I3 0 करते ही एक व्यवस्था बन कर आ गई, और व्यवस्था यह है
कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यानी इन भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात इक्वल होता है इन भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के। इन्हीं में से तीन चीज़ हमारे पास होती हैं और S अज्ञात प्रतिरोध होता है प्रैक्टिकल में, वो हम निकाल लेते हैं। इन तीनों की वैल्यू हमें पता नहीं किस तरह से, लेकिन मालूम हो जाती है प्रैक्टिकल करते टाइम। तो S इसमें एक अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरह से वो डेरिवेशन कि ये P अपॉन Q बराबर R अपॉन S कहाँ से आया हुआ है। इसकी सिद्धांत और लिख लो आप, एक दो लाइन का है, बहुत जल्दी करेगा लिखो। अगर नोटबुक ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक लाइन में यहाँ लिख देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं मिटा दिया आपका, ठीक है। फ़ोटो इसके लिए मैंने पहले बना दिया था भैया, बुक में से देख लियो अगर फ़ोटो। लेकिन मैं आपको व्हाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझा रहा हूँ, तो और उसमें एक बात आपको याद रखनी। देखो सिद्धांत क्या है, शर्त तो वही है कि यदि चार प्रतिरोध वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जुड़े हों, किस प्रकार जुड़े हों बताइए, इस प्रकार जुड़े हों, ये भैया पता नहीं आएगा नहीं, किस प्रकार जुड़े हों कि ये एक चतुर्भुज की रचना करते हों। ओके, पहली शर्त, चतुर्भुज की रचना करते हों, या इनसे बना के हम एक चतुर्भुज की रचना जो है वो कर ले, एक ही बात होती है। और बस एक मेन दूसरी कंडीशन यहाँ है, ये तो बन गया चतुर्भुज, चतुर्भुज के किन्हीं दो कोनों के बीच, किन्हीं दो कोनों से मतलब देखो परस्पर अभिमुख कोणे, मैं ये लिखूंगा वरना बिछड़ जाओगे, नहीं तो मैं विकर्ण लिखता। ठीक है, किताब में विकर्ण भी लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ लिख दिया परस्पर अभिमुख कोनों के बीच, कोनों के बीच। ये समझा रहा मैं अभी क्या चीज़ है। परस्पर अभिमुख जानते भी होगे तुम, आमने सामने वाली चीज़। तो परस्पर अभिमुख कोनों के बीच क्या करो, कोई वैद्युत धारा स्रोत जोड़ दो। यहाँ तो ये जोड़ना, तो इसका जिक्र कर दिया मैंने कि कोई वैद्युत धारा स्रोत जुड़ा हो, और दूसरे जो परस्पर अभी जो शेष बचे आपके, दो और बच गए ना शेष चतुर्भुज में, देखो तो शेष दो अभिमुख, परस्पर अभिमुख जो और कोणे बचे, दो अभिमुख कोनों के बीच, विकर्ण भी चल सकता है आज, कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो इन कोनों के बीच क्या जोड़ना, अभी तो शर्त ही चल रही है उसकी, कोई धारा मापी जोड़ दे। तो तीन शर्त में बात पूरी हुई, कोई धारा मापी जोड़ दें। पहली शर्त तो ये मिलकर एक चतुर्भुज की रचना कर रहे हों। दूसरी शर्त, चतुर्भुज के किन्हीं दो परस्पर अभिमुख कोणों के बीच कोई वैद्युत धारा स्रोत जुड़ा हो। और तीसरी शर्त कि जो शेष दो कोणे बचे आपस में भी परस्पर अभिमुख हैं, तो ठीक है, उनके बीच में क्या, कोई धारा मापी स्रोत जोड़ दें। पहली शर्त यह है, क्या शर्त, देखो कि तार जो है, यानी हमारे प्रतिरोधक तार या प्रतिरोध, वो मिलकर एक चतुर्भुज की रचना करते हों। चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के किन्हीं दो, ये है देखो जी वो परस्पर अभिमुख कोणे, ये ए बी सी, अगर मैं लिख दूं ऐसा डी, तो ए सी के बीच, ठीक है, ए सी इसमें कैसे कोणे हो गए, परस्पर अभिमुख जिन्हें बोलते हैं। तो ए यहाँ तक की बात आ गई पहले बनते ही, कि यदि चार प्रतिरोध किसी वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जुड़े हों कि ये एक चतुर्भुज की रचना करते हों, तो पहली बात आगे निकल के, चार प्रतिरोध कुछ ही मान लो, पी क्यू और एस, जैसी आपकी बुक में मान रखे, मैंने भी ऐसे ही मान लिए। दूसरी शर्त, चतुर्भुज के किन्हीं दो परस्पर अभिमुख कोणों के बीच कोई वैद्युत धारा स्रोत जोड़ दो। तो ये जोड़ दिया मैंने वैद्युत धारा स्रोत भैया, ठीक है जी, ये लो, दूसरी शर्त पूरी होगी। तीसरी क्या है, शेष दो परस्पर अभिमुख कोणों के बीच कोई धारा मापी जोड़ दो। तो यहाँ दो बचे, इसमें मैंने जोड़ दिया धारा मापी, ये लो जी। अभी मैं इसमें संकेत या निशान नहीं दिखाता, लेकिन मैंने जी लिख दिया, गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में है इसकी। तो अभी मेरा नियम जो है अब स्टार्ट होता है, ठीक है जी। तो ये कह रहा है, अब मैं दूसरी तरह से भी लिख सकता हूँ इसे, तो ये कह रहा है शेष दो परस्पर अभिमुख कोणों के बीच कोई धारा मापी जोड़ दें। और अब यदि, तो दो तरह से है, यदि ये ऐसे लिख सकें कि संयुग्मी भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात अगर बराबर है तो कि धारा मापी में कोई धारा नहीं बहेगी, ये भी एक नियम है। या फिर ऐसे लिख दें कि यदि परिपथ पूरा हो, कहीं से भी शॉर्ट ना हो, परिपथ पूरा हो तथा
धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, बस ये सबसे आसान है। परिपथ पूरा हो, धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो क्या होगा, कोई विक्षेप न हो। तो इस कंडीशन में ये माना जाएगा कि संतुलित व्हाइटस्टोन सेतु है, वो बाद में लिख लो चाहे, लेकिन धारामापी में अगर कोई विक्षेप नहीं है तब, लिखने वाली बात बता रहा हूँ, तब किन्हीं दो, ये मेन चीज़ है बस, किन्हीं दो संयुग्मी कंजुगेट भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, बस एक लाइन और, प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो, जो शेष दो बची भाई, इनका अगर दो का आ गया तो शेष ये दो बची, तो शेष दो क्या, संलग्न या संयुग्मी, संलग्न वर्ड सही रहेगा यहाँ से, देखो संलग्न चलता है वो भी सही, संलग्न। तो शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के बराबर, के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। देखो अनुपात ये नहीं बोलना, ठीक है। किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका सिद्धांत, और वो हो गया पहले डेरिवेशन कि कहाँ से ये मेरा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आया था। थोड़ा सा इसके लिए वो ये समझना है। देखो आपको मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ इतनी सिंपल नहीं होती। तो जैसे मैंने ये लिखा, मैंने बताया था संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको ऐसे ही याद रखना आपको। सबसे पहली चीज़ तो देखो, ये देखो कोई भी समझने वाली बात में कि एक चीज़ में क्या क्या होता है वो मिटा चुका अलग में। मान लीजिए ये 4 प्रतिरोध है, सपोज करो ये 4 प्रतिरोध है, ओके। ये लो जी ABCD, ज़रा ध्यान से देखो, और मैंने A और D के बीच एक वैद्युत धारा स्रोत जोड़ दिया ऐसे, तो ये व्हाइटस्टोन सेतु नहीं है, ओके। तो पहली बात चौकन्ना रहने वाली, बैटरी जो है वो कहाँ, हमेशा विपरीत कोणों के ही बीच जुड़ती है। तो देखो मैं वो मिटा चुका लाइन को, लेकिन एक लाइन का क्या महत्व है, बैटरी कहाँ जुड़ेगी, हमेशा विपरीत कोणों के बीच। तो अगर मैं ऐसे बैटरी जोड़ रहा हूँ, भले ही मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, या मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक ये ज्वाइंट यहाँ नहीं पहुँचेगा, ठीक है। ये तो विपरीत कोण है जुड़ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी विपरीत कोणों से ही जुड़नी चाहिए। तो ये एक व्हाइटस्टोन सेतु है। ये हो गया जी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इस नियम को, चलो ये लिख दिया था मैंने कि P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअली में क्या था, ये भुजा AB का प्रतिरोध ऐसे लिखा था ना। चलो मिटा रहा, मैं चीज़ को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, और इससे जुड़े हुए रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताऊँगा। तो मैंने ये बताया था एक्चुअली में ये है, देखो जब शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, बताया क्या थी शून्य विक्षेप की स्थिति, जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है। शून्य विक्षेप की स्थिति उसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, जबकि धारामापी जीरो पे है, जबकि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है। वो जीरो पे नजर आओगी, ठीक है। अगर मान लीजिए, अच्छा तो कंडीशन क्या है, देखो फिर वो खा मिटा दिया यार हमने, देखो भैया बहुत, ये लो सिंपल बना दिया मैंने, बहुत समझानी है बात, समझनी है अपनी, और क्या है। ये C था, ये A था, ये B था, ये D था, यहाँ पे धारामापी जो है वो जुड़ी थी ये, तो इसमें कोई विक्षेप नहीं है। ये ऐसा नजर आओगे आपको जब कोई विक्षेप, अगर मान लीजिए किसी वैद्युत परिपथ में परिपथ बनाया हुआ है और वहाँ बिल्कुल एकदम बीचों बीच मिडिल पे ऐसे दिखा रखी है, तो यही मानना जाएगा कि कौन सी स्थिति है, शून्य विक्षेप की स्थिति, P Q और S। तो इसमें कोई करंट नहीं था उस टाइम, I3 की वैल्यू क्या थी, 0, तो I1, तो देखो जब इसमें कोई करंट नहीं गया तो I1 ऐसे AU चली गई, तो इसीलिए इसे पुल वाली स्थिति बोलते हैं। एक धारा के लिए पुल का काम करता है सर्किट। देखो धारा I1 ऐसे चली गई, धारा I2 जो ऐसा आ रही थी वो यहाँ बिल्कुल नहीं जाती, तो धारा I2 जो है वो ऐसे निकलेगी, I2 ऐसे और I1 ऐसे, इसलिए बोलते हैं इसको सेतु, क्योंकि करंट के लिए कैसा काम करता है, ये पुल वाला काम करता है, यहाँ ड्रॉप नहीं होती, ठीक। तो जिस टाइम ये 0 पे है, 0 पे, तो जबकि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, शून्य विक्षेप की स्थिति में, तो व्हाइटस्टोन सेतु माना जाता है संतुलित। पहली बात, व्हाइटस्टोन सेतु कैसा होता है, संतुलित।
तीसरा जब भी संतुलित अवस्था में है, संतुलित है। तो यहाँ जब संतुलित की अवस्था में है तो देखो कुछ पॉइंट आते हैं इस टाइम। एक तो नंबर है कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता इस टाइम। कुछ विशेष कंडीशन है, याद रखियो, बहुत काम की चीज़ है। धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, इसका मतलब यह है कि भुजा बीडी में कोई धारा नहीं है। जो चित्र में तुम्हें भुजा दिखाई दे रही है बीडी में कोई करंट नहीं है, इसमें कोई धारा नहीं है। ओके, तो एक बात ये बन गई। दूसरी बात क्या बन के आती है देखो इसमें बड़ी, अगर कोई करंट नहीं है, मान लीजिए, देखो तुम्हें पता है इस बात का, अगर बी और डी के विभव सेम होंगे, इनके बीच में कोई विभवांतर नहीं है, ये शो कर रही है ये चीज़ कि कोई करंट यहाँ नहीं दौड़ रहा, तो इसका मतलब ये है कि बिंदु बी और बिंदु डी एक ही विभव पर है, यानी इनके बीच में विभवांतर कितना है? 0। तो दूसरी बात, बिंदु बी और बिंदु डी के विभव सेम है और बिंदु बी और डी के बीच विभवांतर क्या है? 0 है। ठीक है। और चौथी बात क्या बन आती है इसमें, देखो मतलब पहचान है, सब पता चल जाएगा। इसी कंडीशन में ये भी है कि भुजा ए बी का प्रतिरोध, ओके, तो अपॉन भुजा ए डी का प्रतिरोध किसके बराबर है? तो इस सूत्र को ऐसे याद रखना, अभी बताऊंगा मैं एक न्यूमेरिकल में किस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। भुजा ए बी का प्रतिरोध अपॉन भुजा ए डी का प्रतिरोध। इधर देखो तो भुजा बी सी का प्रतिरोध, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा, देखो बी सी का प्रतिरोध और अपॉन इधर बनती है फिर एक ये डी सी का प्रतिरोध या सी डी का प्रतिरोध, जैसे भी मान लो आप। तो एक ये हो गया जी। वहाँ अलग बात है कि वो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S आया हुआ है। तो कुछ ये कंडीशन है जो जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि व्हाइटस्टोन सेतु क्या है? वो संतुलित है। ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं आपको ये बता रहा कि इस सूत्र को ऐसे ही याद रखना क्यों जरूरी है। इस सूत्र को हम ऐसे याद क्यों रखते भाई? P अपॉन क्यू बराबर R बस है अपॉन एस। तो एक्चुअली में व्हाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत ही है, वो तो मैंने बता दिया आपको, कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी चीज़ देखो, आपको समझ में आ जाएगी बात कि हम इसे ऐसे ही क्यों याद रखें। मैं तो इसी पे बना सकता था भैया, चलो कोई बात नहीं, नया बना लेंगे। तो ये एक मान लीजिए वो ये बोल रहा है कि एक संतुलित व्हाइटस्टोन सेतु है, ये एक संतुलित व्हाइटस्टोन सेतु है, यानी विक्षेप बिल्कुल कहाँ है? 0 पे। अब उसने एक क्वेश्चन कर दिया आपके लिए, और क्वेश्चन में उसने क्या काम किया, इस पे लिखा उसने मान लीजिए 5 ओम, यहाँ लिखा मान लीजिए उसने 3 ओम, ठीक है, यहाँ लिख दिया मान लीजिए 6 ओम, और यहाँ मान लीजिए उसने लिख दिया भैया 3 + R, इतने ओम, 5 ओम 3 ओम 6 ओम 3 + R ओम। तो ये पूछ रहा है बताइए R की वैल्यू क्या है। ठीक, इनमें R की वैल्यू क्या है? तो देखो अगर वही P मान लो ये होता है याद आपके P अपॉन क्यू इजिकल टू R अपॉन S, तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जा, यहाँ क्या हो जा? कन्फ्यूज़न। लेकिन अगर ये इस तरह से याद है तो फिर आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं करने के, R कहीं भी दे सके। इसे ऐसे बना सका था, देखो तो मैंने 3 + R लिख दिया, आ जाएगा निकल गया। अभी जब भी ऐसे आ हुआ, अब भी ऐसे आ हुआ। अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर दूँ थोड़ा सा, ये R लिख दिया, ये 3, तुम सब जानो भाई ये भी वही बात है, 3 + R वाली बात है। तो ऐसे भी दे सके सर्किट बना के। तो वो कह रहा है बताओ R की वैल्यू बताओ कितनी है। तो अगर आप ये चीज़ लेके चलो यहाँ पे, ठीक है, कि भुजा ए संतुलन की अवस्था में है, देखो जब यहाँ 0 है तो उस कंडीशन में है कि भुजा ए बी का प्रतिरोध, तो भुजा ए बी सी डी हमें खुद पता है, यो ए है, यो बी है, यो सी है, यो डी है। तो भुजा ए बी का प्रतिरोध 5 ओम अपॉन भुजा ए डी का प्रतिरोध, भुजा ए डी का प्रतिरोध 3 ओम इजिकल टू भुजा कौन सी? बी सी का प्रतिरोध, बी सी का प्रतिरोध R + 3 और इसका प्रतिरोध कितना? 6 ओम। ठीक है, हो गया। 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो R की वैल्यू आ गई 7 ओम, यानी R कितना है? 7 ओम है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जा, ऐसा कर देता, मान लो सपोज करो इस क्वेश्चन को वो बजाय ऐसे के को दूसरी तरह बना देता। वो किस तरह बनाता है सवाल को? मान लीजिए ए ऐसा कर दिया उसने कि ये आपका R 3 ओम है, चलो ये R कर दिया इधर ऐसे, ये लो ये बना दिया उसने, तो ये कर दिया R। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये वैल्यू बिल्कुल इसी में मतलब ओके हो जाएंगे, ये वैल्यू हो सकता है कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाए, हो सकता है कि 3 ये बने और फिर 5 ये बने, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है कि इनके भी मान मतलब चेंज हो, उन चीज़ों पे ये ना आपत्ति हो सकता है, R की वैल्यू वहाँ नेगेटिव आती, क्योंकि
अनुपात सेम लेना। अनुपात जो है, अब चूंकि यहाँ प्रतिरोध घट गया तो मुझे ये घटाना पड़ा सिद्ध, वो तो मैं जानूँ। लेकिन अगर इस तरह कंडीशन आ रही, कह रहा वही आर का मान बताओ भाई कितना है, आर की वैल्यू बताइए कितनी है इस सर्किट में। ठीक है, यहाँ क्या मिटा, ए बी मिट गया यहाँ पे, कोई नहीं। तो मैं क्या बता रहा कि फार्मूला उस तरह से ना याद करके कि P अपॉन क्यू बराबर आर बटा एस, आपने कैसे याद किया हुआ है कि भुजा ए बी का प्रतिरोध, ओके, भुजा ए बी का प्रतिरोध। तो मैं तो संतुलन की स्थिति में यही सूत्र लगा रहा, भुजा ए बी का प्रतिरोध 3 ओम और अपॉन भुजा ए डी का प्रतिरोध ये हो गया 5 ओम बराबर भुजा बी सी का प्रतिरोध। तो मेरे पास भुजा बी सी का प्रतिरोध जब मैं निकालना चलता हूँ तो 3 ओम और आर ओम किस चीज़ में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया ये आर बी सी 1/RBC तो बराबर आ गया 1/R प्लस 1/3। एलसीएम लिया तो 3R ऊपर बन गया R प्लस 3। तो RBC की वैल्यू जब मैं देखता हूँ तो वो होगी 3R/R प्लस 3। तो BC का प्रतिरोध ये हो गया मेरे पास, भुजा BC का प्रतिरोध ये रखूँगा मैं, तो ये है 3R और अपोन हो गया R प्लस 3। और फिर अपोन में क्या है, DC का प्रतिरोध, तो वह है 6/6। यहाँ कर लो चाहे यहाँ लिख लो, एक ही बात है, अपॉन 6। ठीक है जी। तो मैंने उसी चीज़ में ये वैल्यू पुट करी, अगर आपने देखा हो कि AB का प्रतिरोध बटे BC का प्रतिरोध, ठीक है, AD का प्रतिरोध, करो इसे सोल्व तो 3 फिनिश हो गया। 5R इजिकल टू 6R और प्लस 3। देखो वही गड़बड़ होगी नहीं, मैं बता रहा था आपसे कि मैंने मतलब अणचक्के से मान लिए हुए है। मैंने बताया था कि ये वैल्यू जो है थोड़ा अलग हो सकती है, तो जल्दी में इस चीज़ को मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि ये क्या कैलकुलेशन करता है इसकी, कि ये मेरी वैल्यू क्या आती, ठीक वैल्यू आ जाती तो हो जाएगा। लो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया मैंने 3। अब हो सकता है कि हो जाए, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा 3। तो यहाँ पे होगा मेरा 3। तो मैंने तो बस ऐसे ही रख दिया था ना, मतलब कोई कैलकुलेशन मैंने दिमाग में नहीं की थी। लेकिन अनुपात तो अनुपात है, जब तक वो अनुपात क्लियर नहीं होने का तो यहाँ पे क्या जीरो नहीं आनी। तो हो सकता है कि इस पोजीशन में क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए। तो 3 से 3 तो मेरा अब भी क्लीन हो गया। अब मेरा 5R आ गया 3R प्लस 9, ठीक है। और इधर लाओ तो 2R इजिकल टू आ गया 9, तो R इजिकल टू 4.5 ओम। इतने ओम का अगर ये प्रतिरोध है तो फिर मेरी ये व्यवस्था, जब ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है नहीं, तो क्या होगी उस टाइम, वही नियम हो जाएगा P/Q बराबर R बटे S, इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात। तो उस टाइम पे ये 0 की स्थिति में होगा। ये व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है जी। इस टाइप के न्यूमेरिकल हैं। अगर कोई करंट वगैरह पूछता है तो अब ये एक बड़ी चीज़, भुजा BD, अगर मान लीजिए यहाँ भी कोई होता 40 ओम वगैरह कुछ भी, तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। उस पॉइंट में लगाइए जहाँ मैंने लिखा था ना संतुलन की स्थिति में, कुछ पॉइंट लिखवाए थे अभी पीछे, तो वहाँ एक पॉइंट अलग से ऐड कर लो, ये स्पेशल पॉइंट है। संतुलन की अगर स्थिति में हमारा व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलन की स्थिति में यानी 0 डिफ्लेक्शन की स्थिति में, तो ये बड़ी चीज़ है कि जो भुजा BD है जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, उसका प्रतिरोध जो है जितना भी हो, चाहे 1000 2000 कुछ भी हो, चाहे 1, तो भुजा BD का प्रतिरोध पूरे सर्किट में क्या होता है, प्रभावहीन होता है। यानी उसका कोई महत्व नहीं होता। जब हम I निकालते हैं E/R प्लस R में, तो इस R में वो ऐड नहीं होता। मतलब तुल्य प्रतिरोध सर्किट का जब निकालते हैं तो B और D के बीच कितना भी प्रतिरोध क्यों ना हो, उसे निकाल कर क्या फेंक देते हैं अलग, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये मान लीजिए, सपोज करो एक छोटा सा बड़ा क्वेश्चन ले लिया इसमें मैंने, और वो बहुत सिंपल है, इस टाइप के करे भी आपने। ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है सपोज करो, और मान लीजिए कुछ प्रतिरोध जो है वो इस तरह से दिए हुए हैं। आप खुद समझ जाओगे हाँ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो उसमें क्या क्या उसने, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, और वो ऐसे यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसमें कोई विक्षेप नहीं है, हालांकि उसका प्रतिरोध है मान लीजिए कुछ भी 40 ओम, यह है 15 ओम, यह है मान लीजिए 30 ओम, ठीक है, यह है 3 ओम और ये है 6 ओम। तो ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। क्यों है, क्योंकि 15/30 वही होता है जो 3/6, 1/2, 1/2। तो ये चीज़ देखनी। अगर दोनों का अनुपात क्या है, सेम है, बराबर की कोई नहीं कि बराबर हो, अगर दोनों का अनुपात सेम है तो ये क्या है, एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और उस टाइम आपका ये जो 40 ओम का
प्रतिरोध है, ये सर्किट में क्या होगा, प्रभावहीन। सवाल यह है कि इनमें करंट बताओ कितना है, I1 I2 की वैल्यू बताइए। ठीक है, I1 I2 की वैल्यू बताइए। तो जैसे ही मैं I निकालता हूँ टोटल I, क्वेश्चन तो वही है जो मैं करा रहा था आपको कल, R प्लस R में, तो E की वैल्यू 6 वोल्ट, ये 0, छोटे R की वैल्यू 0। तो जब मैं R देखता हूँ अपना तुल्य प्रतिरोध पूरे सर्किट में क्या है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे क्या कर देता हूँ, इग्नोर, यहाँ कुछ नहीं है भैया, इसको निकाल के फेंक दिया ऐसे, तो मेरा सर्किट बस यही रह गया। ठीक है, और आपको दिख गया होगा I1, वहाँ भी पता था आपको, I1 ही जा इधर, I2 इधर कितनी जाती है, I2, ये भी बता रखा। अगर सेम करंट है तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं, तो ये भी श्रेणी क्रम में और ये भी श्रेणी क्रम में। तो मेरा एक छोटा सा चित्र बन गया यहाँ पे आके इसी का, और वो चित्र मेरे ख्याल से आप समझ लोगे, ये बन गया चित्र, वो फोटो ये बन गया जी 6 वोल्ट। ओके, ये हो गया मेरा 15 और 3 18 ओम, ये हो गया 36 ओम। करंट इधर I1, करंट इधर I2, वही चीज़ है। तो ऐसे निकाल लूँगा जैसे मैं रोज़ न्यूमेरिकल निकाल रहा था। तो 18 और 36, जब मैं 18 और 36 को जोड़ता हूँ समांतर क्रम में, 1/18 1/36, 3 12 या 36, तो 12, तो ये 1/2 एम्पियर आ गई। जो टोटल करंट चला मेरा यहाँ से वो कितना है, 1/2 एम्पियर ये, और वो आगे जाके 2 जगह बट गया। तो ये भी रूल आपको पता ही है कि I1 I2 किसके बराबर होंगे, टोटल धारा के। और आपको फिर ये पता है कि I1/I2 बराबर होता है उल्टानुपात। तो उल्टानुपात मतलब ये 36/18, 36/18 का मतलब ये, इसका मतलब I1 जो है वो 2I2 है। अगर ये 2I2 है तो 3I2 बराबर कितना हो गया, 1/2। तो I2 की वैल्यू आ गई 1/6 और I1 की वैल्यू आ गई 1/3 एम्पियर, यहाँ पर रख के। ठीक है जी, तो इस तरह से न्यूमेरिकल है, सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, फिजिक्स सिंपल सब्जेक्ट है अगर प्रैक्टिस हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ मैं किरचॉफ लॉ के बाद, व्हीटस्टोन सेतु के बाद, फिर एक इसमें मीटर ब्रिज और विभव मापी, 2 बढ़िया सवाल हैं। वो मोस्टली विभव मापी तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्टली हर साल वो आता है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड मेरा आएगा, विभव मापी पोटेंशियल मीटर। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ। ऋषिपाल सिंह सिवाच पूरा नाम, ये नहीं भूलना।